नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का वह उपन्यास, वह तिलस्मी उपन्यास जिसके लिए लोगों ने हिंदी सीखी और हिंदी जगत में इसने अपना खूब नाम किया, तहलका मचा दिया। हम आ गए हैं इसके दूसरे भाग में। प्रत्येक भाग को अध्याय में बांटा गया जिसे बयान कहा गया है। पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत अय्यारों ने एक ऐसा नाटक किया कि राजा जय सिंह को लगा कि उनकी बेटी चंद्रकांता मर गई है। इधर बीरेंद्र सिंह भी घायल हो गए। वहां सब इस प्रकार पड़े हुए थे मानो कि इनकी मौत हो गई है। राजा तो रोने ही लगे। इधर तेज सिंह ने बीरेंद्र सिंह को देख करके होश खो दिया। ऐसे में एक आदमी जो हमेशा सावधान करता था उछलते कूदते आया। सिर से पैर तक सिंदूर लगा हुआ था। उसने एक कविता कही, काहे को देते हो जान, मेरी बात सुनो दे कान, यह सब खेल ठगी को मान, लाश देखकर लो पहचान, उठो देखो भालो, खोजो खोज निकालो। ये कह करके दांत दिखलाता उछलता कूदता भाग गया। यहीं पर पहला भाग समाप्त हो गया था। हम दूसरे भाग में आ गए हैं। पहला बयान। इस आदमी को सभी ने देखा मगर हैरान थे। है कौन, आया कैसे, कहाँ गया? तेज सिंह ने पुकारा जोर से, आप लोग चुप रहें। मुझको मालूम हो गया यह सब अयारी हुई है। असल में कुमारी और चपला दोनों जीती हैं। ये लाशें उन लोगों की नहीं हैं। तेज सिंह की बात से सब चौंक पड़े। एकदम सन्नाटा छा गया। सबने रोना धोना छोड़ दिया। तेज सिंह की मुंह की ओर देखने लगे। महारानी दौड़ी हुई उनके पास आई। बोली, बेटा जल्दी बताओ मामला क्या है? तुम कैसे कहते हो कि चंद्रकांता जीती है? कौन था जो एकाएक महल में घुस आया? तेज सिंह ने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं कि ये कौन था, मगर इतना पता लग गया कि चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त सिंह के अयार चुरा ले गए हैं और यह बनावटी लाश यहाँ रख गए हैं, जिससे कि सब कोई जाने कि वे मर गई हैं। अब खोज न करें। महाराज बोले, ये कैसे मालूम कि यह लाश बनावटी है? तेज सिंह ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लाश के पास चलिए, मैं अभी बतला देता हूँ। ये सुनकर के महाराज तेज सिंह के साथ लाश के पास गई और महारानी भी गई। तेज सिंह ने अपने कमर से खंजर निकालकर चपला की लाश की टांग काट ली और महाराज को दिखाकर बोले, देखो इसमें हड्डी ही नहीं है। महाराज ने गौर से देखा। हाँ ठीक है, लाश तो बनावटी है। इसके बाद चंद्रकांता के लाश को भी इसी तरह देखा, उसमें भी हड्डी नहीं थी और सबको मालूम हुआ कि अयारी की गई है। महाराज बोले, अच्छा तो मालूम हुआ कि चंद्रकांता जीती है मगर दुश्मनों के हाथ पड़ गई, इसका गम क्या कम है? तेज सिंह बोले, कोई हर्ज नहीं, अब तो जो होना था हो चुका। मैं चंद्रकांता और चपला को खोज निकालूंगा। तेज सिंह के समझाने से सबको कुछ ढांढस हुई मगर कुमार बीरेंद्र सिंह अभी तक बदहवास पड़े हैं। उनको इन सब बातों की खबर नहीं। महाराज को फिक्र हुई, कुमार को होश कर मिलाना चाहिए, होशियार करना चाहिए। वैद्य बुलाई गए, बहुत सी तरकीबें की मगर कुमार को होश नहीं आया। तेज सिंह भी अपनी तरकीबें करके हैरान हो गए मगर फायदा न हुआ। ये देख महाराज घबराए। बोले, अब क्या करना चाहिए? अब तेज सिंह ने कहा, कुमार को उठवा के उनके रहने के कमरे में भिजवाना चाहिए, अकेले में मैं उनका इलाज करूंगा। ये सुन महाराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा मगर तेज सिंह ने कुमार को गोद में ले लिया, उनके रहने वाले कमरे में चले। महाराज भी संग हुए। तेज सिंह ने कहा, आप साथ न चलिए, ये अकेले ही में अच्छे होंगे। पर ठहर गए महाराज। तेज सिंह कुमार को लिए उनके कमरे में पहुंचे, चारपाई पर लेटा दिया और चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए। उनके कान के पास मुंह लगाकर बोलने लगे, चंद्रकांता मरी नहीं, जीती है। वो देखो महाराज शिवदत्त के अयार उसे लिए जाते हैं, जल्दी दौड़ो छीनो, और नहीं तो बस ले ही जाएंगे। क्या इसी को वीरता कहते हैं? छी, चंद्रकांता को दुश्मन लिए जाएं। अब आप देखकर भी कुछ न बोले। राम राम। इतनी आवाज कान में पड़ते ही चंद्र कुमार ने आंखें खोल दी। घबराकर बोले, हैं कौन लिए जाता है चंद्रकांता को? कहाँ है चंद्रकांता? इधर उधर देखने लगे। देखा तेज सिंह बैठे हुए हैं। पूछे, अभी कौन कह रहा था कि चंद्रकांता जीती है, दुश्मन लिए जाते हैं? तेज सिंह बोले, मैं कहता था और सच ही कह रहा था। कुमारी जीती हैं मगर दुश्मन उनको चुरा ले गए हैं। उनकी जगह नकली लाश रख के इधर उधर रंग फैला दिया है, जिसको लोग कुमारी को मरी हुई जानकर पीछा और खोज न करें। कुमार ने कहा,
तुम हमें धोखा देते हो। हम कैसे जाने कि वो लाश नकली है? तेज सिंह ने कहा, मैं अभी आपको यकीन करा देता हूँ। ये कहकर कमरे का दरवाजा खोला, देखा कि महाराज खड़े हैं, आंखों में आंसू जारी है। तेज सिंह को देखते ही पूछा, हाल क्या है? बोले, अच्छे हैं, होश में आ गए, चलिए देखिए। महाराज अंदर आए। उन्हें देखते कुमार उठ खड़े हुए। महाराज ने गले से लगा लिया, पूछा, मिजाज कैसा है? कुमार ने कहा, अच्छा है। कई दासियां आईं जिनको कुमार का हाल लेने के लिए महारानी ने भेजा था। एक दासी ने तेज सिंह से कहा, दोनों लाशों में से जो टुकड़े हाथ पैर के मैंने काटे थे उन्हें ले आ। यह सुनकर के दासी दौड़ी हुई चली गई। वे टुकड़े ले आई। तेज सिंह ने कुमार को दिखलाकर कहा, देखिए ये बनावटी लाश है कि नहीं, इसमें हड्डी कहाँ है? कुमार ने कहा, हाँ ठीक है, मगर उन लोगों ने बड़ी बदमाशी की। तेज सिंह ने कहा, खैर जो होना था हो गया, देखिए अब हम क्या करते हैं। सवेरा हो गया। महाराज, कुमार और तेज सिंह बैठे बातें कर रहे थे कि हरदयाल सिंह ने पहुंचकर महाराज को सलाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया। दीवान साहब बैठ गए और सबों को वहां से हट जाने के लिए हुक्म दिया। जब निराला हो गया, हरदयाल सिंह ने तेज सिंह से पूछा, मैंने सुना है कि वो बनावटी लाश थी जिसको सबों ने कुमारी की लाश समझा था? तेज सिंह ने कहा, हाँ ठीक है, और तब बिल्कुल पूरी बात बता दी। फिर दीवान साहब ने कहा, और गजब देखिए, कुमारी के मरने की खबर सुनकर के सब परेशान थे। सरकारी नौकरों में से जिन लोगों ने ये खबर सुनी, दौड़े हुए महल के दरवाजे पर रोते चिल्लाते चले आए। उधर जहां अयार लोग कैद थे, पहरा कम रह गया था। मौका पाकर उनके साथी अयारों ने वहां धावा बोल दिया और पहरे वालों को जख्मी करके अपनी तरफ के सब अयारों को जो कैद थे छुड़ा ले गए। ये खबर सुनकर तेज सिंह, कुमार और महाराज सन्न रह गए। कुमार ने कहा, बड़ी मुश्किल में पड़ गए, अब कोई भी अयार उनका हमारे यहाँ न रहा, सब छूट गए, कुमारी चपला को ले गए, ये तो गजब ही किया। अब नहीं बर्दाश्त होता, हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से बदला लेंगे। वो बात कर ही रहे थे कि एक चौकीदार ने अर्ज किया कि लड़ाई की खबर लेकर एक जासूस आया है, दरवाजे पर हाजिर है, उसके बारे में क्या हुक्म होता है? हरदयाल सिंह ने कहा, ऐसी जगह हाजिर करो। जासूस आया, बोला, दुश्मनों को रोकने के लिए यहाँ से मुसलमानी फौज भेजी गई थी, उसके पहुंचने तक दुश्मन 4 कोस और आगे बढ़ाए थे। मुकाबले के वक्त ये लोग भागने लगे। यह हाल देखकर तोप खाने वालों ने पीछे से बाढ़ मारी, जिससे करीब चौथाई आदमी मारे गए। फिर भागने का हौसला न पड़ा और खूब लड़े, यहाँ तक कि लगभग 1000 दुश्मनों को काट गिराया, लेकिन वह फौज भी तमाम हो चली। अगर फौरन मदद न भेजी जाएगी तो तोप खाने वाले भी मारे जाएंगे। ये सुनते ही कुमार ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि 5000 फौज जल्दी मदद के लिए भेजी जाए और वहां पर हमारे लिए भी खेमा रवाना करो। दोपहर को हम भी उस तरफ कूच करेंगे। हरदयाल सिंह फौज भेजने के लिए चले गए। महाराज ने कुमार से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो कुमार ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है, आप यहाँ रहें, राज्य का काम देखें, मैं जाता हूँ। जरा देखो तो राजा शिवदत्त कितनी बहादुरी रखता है, अभी आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी देर बाद जो है बातचीत करने के बाद महाराज उठ करके महल में चले गए। कुमार और तेज सिंह भी नहा करके संध्या पूजा करके फिक्र में उठे। सबसे जल्दी तेज सिंह ने छुट्टी पाई। अब मुनादी वाले को बुलाकर हुक्म दिया कि तू तमाम शहर में इस बात की मुनादी करा कि दंतार वीर का जिसको इष्ट हो वह तेज सिंह के पास हाजिर हो। कोई देवता होता रहे होंगे। बमूजिम हुक्म के मुनादी करने लगा। सबको ताजुब था, ये मुनादी कौन सी कराई गई है। अब दूसरे बयान पे आते हैं। मामूली वक्त पर महाराज ने दरबार किया। कुमार तेज सिंह भी हाजिर हुए। आज का दरबार सुस्त था, उदास था, मगर कुमार ने लड़ाई पर जाने के लिए महाराज से इजाजत ले ली, वहां से चले गए। महाराज भी उदासी की हालत में उठ करके महल में चले गए। ये तो निश्चय ही था कि चंद्रकांता और चपला जीती हैं, मगर हैं कहाँ, किस हालत में हैं, ये तो स्पष्ट नहीं था। दुखी हैं कि सुखी हैं, तो ये सब खेल करके महल में महारानी से लेकर दासियों तक सब उदास थी। सभी की आंखों में आंसू था। महाराज जब महल में आए, महारानी ने पूछा, चंद्रकांता का पता लगाने की कुछ फिक्र हुई? महाराज ने कहा, हाँ, तेज सिंह उसकी खोज में जाते हैं, उनसे ज्यादा पता लगाने वाला है कौन कि जिससे कहूँ। बीरेन्द्र सिंह भी इस वक्त लड़ाई पर जाने के लिए मुझसे विदा हो गए। अब देखो क्या होता है। अब आते हैं बयान 3, तीसरा बयान। कुछ दिन बाकी है, यानी कि शाम अभी नहीं हुई है। एक मैदान में हरी भरी धूप पर 15-20 कुर्सियां रखी गई हैं
और सिर्फ 3 आदमी कुंवर बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, फतेह सिंह सेनापति बैठे हैं। फतेह सिंह की उम्र करीब 25 वर्ष से ज्यादा न होगी। बाकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उनके पूरब की साइड में सैकड़ों खेमे अर्धचंद्राकार खड़े हुए हैं। बीच में बीरेंद्र सिंह के पलटन वाले अपने अपने हरबों को साफ और दुरुस्त कर रहे हैं। बड़े बड़े शामियानों के नीचे तोपें रखी हैं जो हर एक तरह से लैस हैं और दुरुस्त मालूम पड़ते हैं। दक्षिण तरफ घोड़ों का अस्तबल है जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े बंधे हिनहिना रहे हैं। उसके कुछ आगे पील खाना है जहां बड़े बड़े हाथी सिक्कड़ों में बंधे दिखाई देते हैं। पश्चिम साइड में बाजे वालों, सुरंग खोदने वालों, पहाड़ उड़ाने वालों, जासूसों का डेरा है और खाने पीने का रसद का भंडार है। कुमार सिंह ने फतेह सिंह सिपह सालार से कहा, मैं समझता हूं कि मेरा डेरा खेमा सुबह तक लोहरा के मैदान में दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। फतेह सिंह ने कहा, जी हाँ जरूर, सुबह तक वहां सब सामान लैस हो जाएगा और हमारी फौज भी कुछ रात रहे यहां से कूच करके पहर दिन चढ़ने के पहले ही वहां पहुंच जाएगी। परसों हम लोगों के हौसले दिखाई देंगे और बहुत दिन तक खाली बैठे बैठे तबीयत घबरा जाती है। इसी तरह की बातें हो रही थी कि सामने देवी सिंह अयारी के ठाठ में आते दिखाई दिए। नजदीक आकर देवी सिंह ने कुमार और तेज सिंह को सलाम किया। देवी सिंह को देखकर कुमार बड़े खुश हुए, गले लगा लिया। तेज सिंह ने देवी सिंह को गले लगाया, बैठने के लिए कहा। फतेह सिंह सिपह सालार ने भी उनको सलाम किया। जब देवी सिंह बैठ गए तो तेज सिंह उनकी तारीफ करने लगे। कुमार ने पूछा, कहो देवी सिंह, तुमने यहां आकर क्या क्या किया? तेज सिंह ने कहा, इनका हाल मुझसे सुनिए, मैं मुख्तसर में आपको समझा देता हूं। कहो। तेज सिंह बोले, जब आप चंद्रकांता के बाग में बैठे थे, भूत ने आकर कहा था कि खबर भई राजा को, तुमरी सुनो गुरुजी मेरे। जिसको सुनकर मैंने जबरदस्ती आपको वहां से उठाया था वो भूत यही थे। नौगढ़ में भी इन्होंने जाकर चुनार जाने अयारों को संग लाने की खबर खंजरी बजाकर दी थी। जब चंद्रकांता के मरने का गम महल में छाया था, आप बेहोश पड़े थे, तब इन्हीं ने चंद्रकांता और चपला के जीते रहने की खबर मुझको दी थी। तब मैंने उठकर लाश पहचानी नहीं होती तो पूरे घर का नाश हो जाता। इतना काम इन्होंने किया और इन्हीं के बुलाने के वास्ते मैंने सुबह मुनादी करवा दी थी, क्योंकि इनका कोई ठिकाना तो था ही नहीं। ये सुनकर कुमार सिंह ने देवी सिंह की पीठ ठोंकी, यानी वीरेंद्र कुमार ने, और बोले, शाबाश, किस मुंह से तारीफ करें, 2 घर तुमने बचाए। देवी सिंह ने कहा, मैं किस लायक हूं जो आप इतनी तारीफ करते हैं। तारीफ सब कामों से निश्चिंत होकर कीजिएगा। इस वक्त चंद्रकांता को छुड़ाने की फिक्र करनी चाहिए। अगर देर होगी तो न जाने उनकी जान पर क्या हो। सिवाय इसके इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, अगर हम लोग बिल्कुल चंद्रकांता ही की खोज में लीन हो जाएंगे तो महाराज की लड़ाई का नतीजा बहुत बुरा हो जाएगा। ये सुनकर कुमार ने पूछा, देवी सिंह, ये बताओ चंद्रकांता है कहाँ, कौन ले गया? देवी सिंह ने कहा, ये तो नहीं मालूम कि चंद्रकांता कहाँ है। इतना जानता हूं कि नाजिम और बद्रीनाथ मिलकर कुमारी और चपला को ले गए। पता लगाने से लग ही जाएगा। तेज सिंह ने कहा, अब तो दुश्मन के सब अयार छूट गए, वे सब मिलकर 9 हैं और हम ठहरे 2 आदमी। अब तो दुश्मन के सब अयार छूट गए। चंद्रकांता और चपला को खोजें, चाहे फौज में रहकर कुमार की हिफाजत करें, बड़ी मुश्किल है। देवी सिंह ने कहा, कोई मुश्किल नहीं, सब काम हो जाएगा। देखिए तो सही, अब पहले हमको शिवदत्त के मुकाबले में चलना चाहिए। उसी जगह से कुमारी के छुड़ाने की फिक्र की जाएगी। तेज सिंह ने कहा, हम लोग महाराज से विदा हो आए हैं, कुछ रात रहते यहां से पड़ाव उठेगा। पेश खेमा जा चुका है। आधी रात तक ये लोग आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद कुमार उठ करके अपने खेमे में चले गए। कुमार के बगल में तेज सिंह का खेमा था, जिसमें देवी सिंह और तेज सिंह दोनों ने आराम किया। चारों तरफ फौज का पहरा फिरने लगा, गश्त की आवाज आने लगी और थोड़ी रात बाकी थी कि एक छोटी तोप की आवाज हुई। कुछ देर बाद बाजा बजने लगा, फौज की तैयारी हुई और धीरे धीरे फौज जो है बढ़ने लगी, चल पड़ी। जब सब फौज जा चुकी, पीछे एक हाथी पर कुमार सवार हुए, जिन्हें चारों ओर से बहुत से सवार घेरे हुए थे। तेज सिंह और देवी सिंह अपनी अयारी के सामान से सजे हुए कभी आगे कभी पीछे, कभी साथ पैदल चले जाते थे। पहर दिन चढ़े कुंवर बीरेंद्र सिंह का लश्कर शिवदत्त सिंह की फौज के मुकाबले में जा पहुंचा, जहां पहले से महाराज जयसिंह की फौज डेरा जमाए हुए थी।
लड़ाई बंद थी और मुसलमान सब मारे जा चुके थे। खेमा डेरा पहले ही से खड़ा था। कायदे के साथ पलटनों का पड़ाव पड़ा। जब सब इंतजाम हो चुका, कुंवर बीरेंद्र सिंह ने अपने खेमे में कचहरी की, यानी बैठक की। फिर मीर मुंशी को हुक्म दिया, एक चिट्ठी शिवदत्त को लिखो कि मालूम होता है आजकल तुम्हारे मिजाज में गर्मी आ गई है। जो बैठे बैठा एक नालायक क्रूर के भड़काने पर महाराज जयसिंह से लड़ाई ठान ली है। ये भी मालूम हो गया कि तुम्हारे अयार चंद्रकांता चपला को चुरा ले गए हैं। सो बेहतर है कि चंद्रकांता और चपला को इज्जत के साथ महाराज जयसिंह के पास भेज दो और तुम वापस जाओ, नहीं तो पछताओगे। जिस वक्त हमारे बहादुरों की तलवारें मैदान में चमकेंगी, भागते राह न मिलेगी। बस हुक्म के अनुसार मीर मुंशी ने चिट्ठी लिखकर तैयार कर दी। कुमार ने कहा, यह खत ले जाएगा कौन? देवी सिंह सामने आकर हाथ जोड़कर बोले, मुझको इजाजत मिले इस खत को ले जाऊं, क्योंकि शिवदत्त सिंह से बातचीत करने की मेरी मन में बड़ी लालसा है। कुमार ने कहा, इतनी बड़ी फौज में तुम्हारा अकेला जाना अच्छा नहीं है। तेज सिंह ने कहा, कोई हर्ज नहीं, जाने दीजिए। आखिर कुमार ने अपनी कमर से खंजर निकाल कर दिया, जिसे देवी सिंह ने लेकर सलाम किया। चिट्ठी बटुए में रख दी और तेज सिंह के चरण छूकर रवाना हुए। क्यों चरण छुए थे? क्योंकि अयारी में वो उनके गुरु थे। महाराज शिवदत्त सिंह के पलटन में भी कोई देवी सिंह को नहीं पहचानता था। दूर से इन्होंने देखा कि बड़ा सा कारचोबी का खेमा खड़ा है। समझ गए यही महाराज का खेमा है। सीधे धड़धड़ाते हुए खेमे के दरवाजे पर पहुंचे और पहरे वालों से बोले, राजा को खबर करो कि कुंवर बीरेंद्र सिंह का एक अयार खत लेकर आया है, जाओ जल्दी जाओ। सुनते ही प्यादा दौड़ा गया। महाराज शिवदत्त से इस बात की खबर की। उन्होंने हुक्म दिया, आने दो। देवी सिंह खेमे में गए। देखा बीच में महाराज शिवदत्त सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं, बाईं ओर दीवान साहब, और बाद इसके दोनों तरफ बड़े बड़े बहादुर बेशकीमती पोशाकें पहिरे, उम्दे हरबे लगाए चांदी की कुर्सी पर बैठे हैं, जिनके देखने से कमजोरों का कलेजा दहलता है। बाद इसके दोनों तरफ नीम कुर्सियों का अयार लोग विराजमान है कुर्सियों पर। इसके बाद दर्जे बदर्जे अमीर और ओहदेदार लोग बैठे हैं। बहुत से चौबदार हाथ बांधे सामने खड़े हैं। गरज की बड़े रोआब का दरबार देखने में आया। देवी सिंह किसी को सलाम किए बिना बीच में जाकर खड़े हो गए और एक दफे चारों ओर निगाह दौड़ाकर गौर से देखा। फिर बढ़कर कुमार की चिट्ठी महाराज के सामने सिंहासन पर रख दी। देवी सिंह की बेअदबी देखकर महाराज शिवदत्त तुम्हारे गुस्से के लाल हो गए। बोले, एक मच्छर का ऐसा हौसला हो गया कि हाथी का मुकाबला करे। अभी तो बीरेंद्र सिंह के मुंह से दूध की महक भी न गई होगी। यह कहकर चिट्ठी हाथ में लेकर फाड़ दी और फेंक दी। चिट्ठी का फटना था कि देवी सिंह की आंखें लाल हो गई। बोले, जिसके सिर पर मौत सवार होती है ना, उसकी बुद्धि पहले हवा खाने चली जाती है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो देवी सिंह की बात तीर की तरह शिवदत्त के कलेजे के आर पार हो गई। बात चुभ गई। बोले, पकड़ो इस बेअदब को। इतना कहना था कि कई चौबदार देवी सिंह की तरफ झुके। इन्होंने खंजर निकाल दो तीन चौबदारों की तो सफाई कर डाली। फुर्ती से अपने अयारी के बटुए में से गेंद निकाला, जोर से जमीन पर मारी। बड़ी भारी आवाज हुई। दरबार दहल उठा। महाराज चौंक पड़े, जिससे शमला सिर का, जिस पर हीरे का सरपेज था, जमीन पर गिर पड़ा। लपक के देवी सिंह ने उसे उठा लिया। कूद कर खेमे के बाहर हो गए। सबके सब देखते रह गए। किसी के लिए कुछ बन न पड़ा। सारा गुस्सा शिवदत्त ने अयारों पर निकाला जो दरबार में बैठे थे। कहा, लानत है तुम लोगों की अयारी पर, जो तुम लोगों के देखते दुश्मन का एक अदना अयार हमारी बेइज्जती कर गया। तो बद्रीनाथ ने जवाब दिया, महाराज, हम लोग तो अयार हैं। 1000 आदमियों में अकेले घुसकर काम करते हैं, मगर एक आदमी पर 10 अयार नहीं टूट पड़ते। यह हम लोगों के कायदे के बाहर है। बड़े बड़े पहलवान तो बैठे थे, इन लोगों ने क्या कर दिया? तो बद्रीनाथ की बात का जवाब शिवदत्त ने कुछ नहीं दिया। बोला, अब कल देखते हैं हम लोग। अब आते हैं चौथे बयान पर। महाराज शिवदत्त का जो शमला लिए देवी सिंह बीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। बताया जो कुछ हुआ था वहां पर। कुमार हंसने लगे। चलो, शगुन तो अच्छा हुआ। तेज सिंह बोले, सबसे ज्यादा अच्छा शगुन तो मेरे लिए हुआ कि शागिर्द पैदा कर दिया। यह कह शमले में से सरपेंच खोल बटुए में दाखिल किया। कुमार ने कहा, भला इसको तुम क्या करोगे? किस मतलब का है तुम्हारे? तेज सिंह बोले, इसका नाम फतह का सरपेंच है। जिस रोज आपकी बारात निकलेगी, महाराज शिवदत्त की सूरत बन इसी को माथे पर बांध
मैं आगे आगे झंडा लेकर चलूंगा। अब कुमार तो हंस दिए, पर साथ ही इसके 2 बूंद आंसू भी आंखों से निकल पड़े, जिसको जल्दी से कुमार ने रुमाल से पोंछ लिया। तेज सिंह समझ गए कि यह चंद्रकांता की जो जुदाई है वो वो है। इनको भी चपला का बहुत कुछ ख्याल था। देवी सिंह से बोले, सुनो देवी सिंह, कल लड़ाई जरूर होगी, इसलिए एक अयार का यहाँ रहना जरूरी है और सबसे जरूरी काम चंद्रकांता का पता लगाना है। देवी सिंह ने तेज सिंह से कहा, आप यहाँ रहकर फौज की हिफाजत कीजिए, मैं चंद्रकांता की खोज में जाता हूँ। नहीं, तेज सिंह बोले, चुनार की पहाड़ियां तुम्हारी अच्छी तरह देखी नहीं है और चंद्रकांता जरूर उसी तरफ होगी, इससे यही ठीक होगा कि तुम यहाँ रहो, मैं कुमारी की खोज में जाऊं। देवी सिंह ने कहा, जैसी आपकी खुशी। तेज सिंह ने कुमार से कहा, आपके पास देवी सिंह है, मैं जाता हूँ, होशियारी से रहिएगा और लड़ाई में जल्दी न कीजिएगा। कुमार ने कहा, अच्छा जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अब बातचीत करते शाम हो गई, बल्कि रात हो गई समझो। तेज सिंह उठ खड़े हुए, जरूरी चीजें अयारी के सामान वगैरह लेकर के घने जंगल की ओर चल पड़े। अब आते 5वें बयान में। चंद्रकांता को लेकर के कहाँ रखा गया होगा, अच्छे कमरे में या अंधेरी कोठरी में, खाने को क्या दिया गया होगा, बेचारी तो रोती होगी, खाने पीने की सुध न होगी, मुंह दुख गम से सूख गया होगा। ये तमाम बातें जो है सोचते सोचते कुमार वीरेंद्र को रात भर नींद नहीं आई। अब सुबह होने ही वाली थी कि महाराज शिवदत्त के लश्कर से डंके की आवाज आई। मालूम हुआ कि दुश्मनों की तरफ लड़ाई का सामान हो रहा है। कुमार उठ बैठे, हाथ मुंह धोए। हरकारे ने आकर खबर दी कि दुश्मनों की तरफ लड़ाई का सामान हो रहा है। तो कुमार ने कहा, हाँ, हमारे यहाँ भी जल्द तैयारी की जाए। बस हुक्म पाकर वो रवाना हुआ। बस कुमार ने स्नान संध्या से छुट्टी पाई तो दोनों तरफ की फौजें भी मैदान में आ डटी। बेलदारों ने जमीन साफ कर दी। कुमार भी अरबी घोड़े पर सवार हो मैदान में आए। देवी सिंह से बोले, शिवदत्त को कहना चाहिए कि बहुत से आदमियों का खून खराबा अच्छा नहीं। जिसको बहादुरी का घमंड हो, एक पर एक लड़के जल्दी मामला तय कर ले। शिवदत्त अपने को अर्जुन समझते हैं, उनके मुकाबले के लिए मैं मौजूद हूं। क्यों बेचारे गरीब सिपाहियों को की जान जाए। देवी सिंह बोले, बहुत अच्छा, अभी इस मामले को तय कर डालता हूं। मैदान में डट गए और अपनी चादर हवा में 2-3 दफे उछाली। और चादर उछालनी थी कि झट बद्रीनाथ अय्यार महाराज शिवदत्त के लश्कर के से निकल करके मैदान में देवी सिंह के पास आए। बोले, जय माया की। देवी सिंह ने भी कहा, जय माया की। बद्रीनाथ पूछा, क्यों, क्या बात है जो मैदान में आकर अयारों को बुलाते हो। तुमसे एक बात कहनी है। बद्री, कहो। देवी, तुम्हारी फौज में मर्द बहुत हैं कि औरत। बद्री कहता, औरत की सूरत भी दिखाई नहीं देती। तुम्हारे यहाँ कोई बहादुर भी है कि सब गरीब सिपाहियों की जान लेने और आप तमाशा देखने वाले ही हैं। बद्री, हमारे यहाँ खांसियों बहादुर भरे हैं। देवी, तुम्हारे कहने से तो मालूम होता है सब खेत की मूली हैं। बद्री, यह तो मुकाबला होने से ही मालूम होगा। देवी, तो क्यों नहीं कि एक पर एक लड़के हौसला निकाल लेते। ऐसा करने से मामला भी जल्द तय हो जाएगा, बेचारे सिपाहियों की जानें भी मुफ्त में न जाएंगी। हमारे कुमार तो कहते हैं कि महाराज शिवदत्त को अपनी बहादुरी का भरोसा बड़ा है। आमे पहले हमसे भिड़ जाएं, या वही जीत जाएं, या हम ही चुनार की गद्दी के मालिक हों। बात की बात में मामला तय होता है। बद्री, तो इसमें हमारे महाराज कभी पीछे न हटेंगे, बड़े बहादुर हैं, तुम्हारे कुमार को तो चुटकी मसल डालेंगे। देवी, यह तो हम भी जानते हैं कि उनकी चुटकी बहुत साफ है, फिर आवे मैदान में। इस बातचीत के बाद बद्रीनाथ लौटकर फौज में गए। जो देवी सिंह से बातचीत हुई थी, जाकर शिवदत्त से कहा। अब तो गुस्से से लाल हो गए शिवदत्त। बोले, यह कल का लड़का मेरे साथ मुकाबला किया चाहता है। तो बद्रीनाथ ने कहा, फिर हियाव ही है तो हौसला ही तो है, इसमें रंज होने की क्या बात है। मैं जहां तक समझता हूं उनका कहना ठीक ही है। ये सुनते ही महाराज शिवदत्त झट घोड़ा कूदा के मैदान में आ गए। भाला उठाकर हिलाया, जिसको देख वीरेंद्र सिंह ने भी अपने घोड़े की एड़ मारी, घोड़ी को एड़ मारी। मैदान में शिवदत्त के मुकाबले में पहुंचकर ललकारा। अपने मुंह अपनी तारीफ करता है, कहता है कि मैं वीर हूं। क्या बहादुर लोग चोटे भी होते हैं। जवामर्दी से लड़कर चंद्रकांता न ली गई, लानत है ऐसी बहादुरी पर। वीरेंद्र सिंह की ये बात तीर की तरह महाराज शिवदत्त के कलेजे में लगी। कुछ जवाब तो न दे सके। गुस्से में भरे हुए बड़े जोर से कुमार पर नेजा चलाया है, भाला जैसा।
कुमार ने अपने नेजे से ऐसा झटका दिया कि उनके हाथ से नेजा झटक कर कुछ दूर जा गिरा। अब ये तमाशा देख दोस्त दुश्मन दोनों तरफ से वाह वाह की आवाजें होने लगी। शिवदत्त बहुत बिगड़ा और तलवार निकालकर कुमार पर दौड़ा। कुमार ने तलवार का जवाब तलवार से दिया। दोपहर तक दोनों में लड़ाई होती रही। दोपहर के बाद कुमार की तलवार से शिवदत्त का घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा, बल्कि खुद महाराज शिवदत्त को कई जगह जख्म लगे। घोड़े से कूदकर शिवदत्त ने कुमार के घोड़े को मारना चाहा, मगर मतलब समझ के कुमार भी झट घोड़े से कूद पड़े और आगे होकर एक कोड़ा इस जोर से शिवदत्त की कलाई पर मारा कि हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसको दौड़ के देवी सिंह ने उठा लिया। अब महाराज शिवदत्त को मालूम हो गया कि कुमार हर तरह से जबरदस्त है। अगर थोड़ी देर और लड़ाई होगी तो हम तो बेशक मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। ये सोचकर अपनी फौज को कुमार पर धावा करने का इशारा किया। बस एकदम से कुमार को दुश्मनों ने घेर लिया। ये देख कुमार की फौज ने भी मारना शुरू कर दिया। फतेह सिंह सेनापति और देवी सिंह कोशिश करके कुमार के पास पहुंचे और तलवार और खंजर चलाने लगे। दोनों फौजें आपस में खूब गुथ गई और गहरी लड़ाई होने लगी। शिवदत्त के बड़े बड़े पहलवानों ने चाहा कि इस लड़ाई में कुमार का काम तमाम कर दें, मगर कुछ बन न पड़ा। कुमार के हाथ से बहुत दुश्मन मारे गए और शाम को उतारे का डंका बजा और लड़ाई बंद हुई। फौज ने कमर खोली। कुमार अपने खेमे में आए, मगर बहुत सुस्त हो रहे थे। फतेह सिंह सेनापति भी जख्मी हो गए थे। रात को सबने आराम किया। महाराज शिवदत्त ने अपने दीवान और पहलवानों से राय ली थी, अब क्या करें। फौज तो बीरेंद्र सिंह की हमसे बहुत कम है, मगर उसकी दिलावरी से हमारा हौसला टूट जाता है, क्योंकि हमने भी उससे लड़के बहुत जक उठाई। हमारी तो ये राय है कि रात को कुमार के लश्कर पर धावा मारे। इस राय को सबने पसंद किया और थोड़ी रात रहे शिवदत्त ने कुमार की फौज पर 500 सिपाहियों के साथ धावा किया। बड़ा ही गड़बड़ मचा। अंधेरी रात में दोस्त दुश्मनों का पता लगना मुश्किल था। कुमार की फौज दुश्मन समझ अपने ही लोगों को मारने लगी। ये खबर बीरेंद्र सिंह को लगी। झट खेमे से बाहर आए। देवी सिंह ने बहुत से आदमियों को महताब जलाने के लिए बांटी। महताब मतलब होता था रोशनी करने के लिए। महताब सूरज को वैसे बोलते हैं ना, मतलब रोशनी के लिए, तो मशाल उसाल समझ लो। यह महताब तेज सिंह ने अपनी तरकीब से बनाई थी। इसके जलाते उजाला हो गया और दिन की तरह मालूम होने लगा। अब क्या था, कुल 500 आदमियों को मारना क्या। सुबह होते होते शिवदत्त के 500 आदमी मारे गए, मगर रोशनी होने के पहले करीब 1000 आदमी कुमार की तरफ के नुकसान हो चुके थे, जिस कारण वीरेंद्र सिंह को बहुत हुआ और सुबह की लड़ाई बंद न होने दी। दोनों फौजें फिर गुथ गई। कुमार ने जल्दी से स्नान किया, संध्या पूजन करके हरबों को बदन पर सजा करके दुश्मन की फौज में घुस गए। लड़ाई खूब हो रही थी। किसी को तनो बदन की खबर न थी। एकाएक पूरब और उत्तर के कोने से कुछ फौजी सवार तेजी से आते दिखाई दिए, जिनके आगे आगे एक सवार बहुत उम्दा पोशाक पहरे हुए जो है अरबी घोड़ा पर सवार घोड़ा दौड़ाए चला आता था, और उसके पीछे और भी सवार जो करीब करीब 500 होंगे घोड़ा फेंके चले आ रहे थे। अगले सवार की पोशाक और हरबों से मालूम होता था ये सबका सरदार है। ये सरदार मुंह पर नकाब डाले हुए था और उसके साथ जितने सवार चले आ रहे थे उन सबके मुंह पर नकाब पड़ी थी। इस फौज ने बाद पीछे से महाराज शिवदत्त की फौज पर धावा किया, खूब मारा। इधर से बीरेंद्र सिंह की फौज ने जब देखा कि दुश्मनों को मारने वाला एक और पहुंचा, तबीयत बढ़ गई, हौसले से लड़ने लगे। दो तरफी चोट महाराज शिवदत्त की फौज संभाल न पाई और भाग चली। फिर तो कुमार की बन पड़ी। 2 कोस तक पीछा किया, आखिर फतह का डंका बजाते अपने पड़ाव पर आए, मगर हैरान थे कि वो नकाबपोश सवार है कौन, जिन्होंने बड़े वक्त पर हमारी मदद की और फिर जिधर से आए थे उधर चले गए। कोई किसी की जरा मदद करता है तो एहसान जताने लगता है, मगर इन्होंने हमारा सामना भी न किया। बड़ी बहादुरी का काम है। बहुत सोचा मगर समझ में न आया। महाराज शिवदत्त का कुल माल खजाना खेमा वगैरह कुमार के हाथ लगा। जब कुमार निश्चिंत हुए तो देवी सिंह से पूछा, तुम ये बता सकते हो कि वे नकाबपोश कौन थे जिन्होंने हमारी मदद की। देवी सिंह ने कहा, मेरे कुछ ख्याल में नहीं आता, मगर वाह, बहादुरी इसको कहते हैं। इतने में एक जासूस ने आकर खबर दी कि दुश्मन थोड़ी दूर जाकर अटक गए हैं और फिर लड़ाई की तैयारी करते हैं। यहाँ पर 5वां बयान खत्म होता है। हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे और बाकी अगले भाग में। ठीक है, नमस्कार।